नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ का शपथ समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस समारोह में संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निदेशक सूचना विशाल सिंह रहे, जिनकी गरिमामय उपस्थित स्थिति में यह आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि अरविंद कुमार मिश्रा और विशिष्ट अतिथि संजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं दी। शपथ समारोह के दौरान कपिल सिंह ने अध्यक्ष निखिल मिश्रा और सशंग शेखर शुक्ल के उपाध्यक्ष राजकुमार के महामंत्री ब्रजमोहन पांडे ने संयुक्त मंत्री और शुभम चौहान के ने संगठन मंत्री और शिव शंकर पांडे के प्रचार मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर वक्ताओं ने कर्मचारी हितों की रक्षा, संगठनात्मक एकता और विभागीय कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया। पूरा समारोह सौहार्दपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। विभाग के जो हमारे निदेशालय है, सूचना निदेशालय के जो मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हैं, उनके संघ का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव को कराने के लिए चुनाव अधिकारी के रूप में श्री अमित का चुनाव किया गया था और इन्होंने चुनाव कराया और सहायक चुनाव अधिकारी वो भी अमित कुमार शुक्ला थे। चुनाव संपन्न होने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ और मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ जो है उनका एक चयन हो चुका है। चयन के बाद आज शपथ ग्रहण किया गया। इसमें श्री कपिल कुमार जो हैं वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध और उपाध्यक्ष के पद पर 2 लोग हैं, निखिल मिश्रा और शशांक शेखर शुक्ल, और महामंत्री हैं राजकुमार जी, संयुक्त मंत्री हैं ब्रजमोहन पांडे और संगठन मंत्री हैं शुभम चौहान और प्रचार मंत्री हैं शिवशंकर पांडे, कोषाध्यक्ष हैं सलीम अंसारी और ऑडिटर हैं उमेश कुमार। इसके अतिरिक्त 6 सदस्य के रूप में भी मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ में लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और आज इस निर्वाचन के शपथ ग्रहण के उपरांत मुझे पूरी आशा है कि जो संघ बना है, इस संघ के जो पदाधिकारीगण हैं वो आपस में एक समन्वय के साथ कार्य करेंगे और पूरे कार्यालय के सभी कर्मचारियों के जो हित हैं उनका भी ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ जो विभागीय हित हैं उनका सर्वोपरि उनको रखते हुए आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर एक अच्छा कार्य का माहौल बनाएंगे और हमारे जो लक्ष्य हैं विभाग के और निदेशालय के उसको भी प्राप्त करने में सहयोग देंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिनिधि बनाए गए, इसमें 15 लोगों में कोई एक केवल महिला है, वेरेज संख्या और है, तो मुझे लगता है कि शायद मातृशक्ति को सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि एक बैलेंस ऑफ जेंडर है वो भी हमारे संघ में बना रहे ताकि दूसरे का ख्याल रख सके। थैंक यू। लोगों को फिर बहुत ज्यादा उस हिसाब से बढ़ जाती हैं और निर्विरोध मैं लगातार नहीं हूँ, दूसरी बार हूँ। लगातार जब तीसरी बार हो जाऊंगा तब इस सब का उपयोग किया जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा संघ के माध्यम से जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं उनको किसी भी प्रकार की इस कार्यालय में कोई समस्या ना हो, उनके जो कर्तव्य हैं और सारी चीजों को समझूं, संघ को भी आगे बढ़ाऊं, साथ साथ विभाग को भी आगे बढ़ा के ले जाने का कार्य करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वर्तमान में भी ऐसा नहीं, मेरे 6 सदस्य होते हैं संघ में जिसमें से एक महिला राशि सक्सेना जी वर्तमान में है। साथ ही हम लोगों ने अभी शोभा चौधरी जी जो हमारी प्रशासनिक अधिकारी है विज्ञापन की, उनको भी नामित किया है और अगले चुनाव में पूरी कोशिश की जाएगी कि महिलाओं को भी कम से कम मतलब चाहे चुनाव के माध्यम से वो आगे आए और अगर उनका सुझाव होगा कि नहीं हमें निर्विरोध रखा जाए या आरक्षित किया जाए तो उस पर भी विचार किया जाएगा। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का आयोजन 6 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि सेवा वायतारी सहयोग
सहयोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की प्रेरणा से समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। यह सेवा अभियान विशेष रूप से जनजातीय और वंचित वर्गों को ध्यान में रखकर आयोजित किया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति तक के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्वास्थ्य सेवा यात्रा के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थ समाज और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के संकल्प को साकार किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने इस पुण्य आयोजन से जुड़े सभी चिकित्सकों, स्वयंसेवकों और आयोजकों को हृदय से बधाई दी और इसे जन सेवा के सशक्त माध्यम बताया। लोक मंगल और जन सेवा को समर्पित 6वीं गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के शुभारंभ के इस पावन अवसर पर नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अवध एवं गोरक्ष प्रांत के समर्पित पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के प्रतिनिधिगण, थारू एवं बनटांगिया जनजाति के हमारे प्रिय बहनों एवं भाइयों, इस सेवा महायज्ञ में योगदान देने वाले सभी स्वयंसेवक गण और इस पुनीत प्रयास को जन जन तक पहुंचाने वाले मीडिया के हमारे साथियों, आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिनंदन और हृदय से मंगल कामनाएं। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने समाज को योग, तप और करुणा का मार्ग दिखाया है। उनका स्पष्ट संदेश था सबका कल्याण, सबका उत्थान। आज स्वास्थ्य सेवा यात्रा उसी भाव को आत्मसात करते हुए भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में थारू जनजाति और बनटांगिया समुदाय के बीच स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक चेतना का दीप प्रज्वलित कर रही है। वर्ष 2019 से प्रारंभ हुई इस यात्रा के माध्यम से अब तक लाखों नागरिकों को निःशुल्क परामर्श, दवाइयां, जांच और स्वास्थ्य जागरूकता का लाभ मिला है। फरवरी 25 में आयोजित पिछली यात्रा में 2,18,000 से अधिक नागरिकों तक सेवा पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि सेवा जब संकल्प बन जाए तो उसका प्रभाव व्यापक होता है। भारतीय मनीषा ने सदा से आम जनमानस की सुप्त चेतना को जागृत करने और समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। सीमावर्ती एवं वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता और सेवा का यह प्रयास नए भारत की सेवा संस्कृति का एक उत्कृष्ट और प्रेरक उदाहरण होने के साथ सेवा ही साधना और स्वास्थ्य सेवा को राष्ट्र सेवा के रूप में स्थापित करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ कर रहा है। वर्ष 2017 के बाद हमारी सरकार ने बनटांगिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा देकर उन्हें पहचान, सम्मान और शासन की सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार ने रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ स्वास्थ्य को केवल इलाज तक सीमित न रखते हुए बीमारियों की रोकथाम, जागरूकता और आधारभूत संरचना विकास की नीति को भी केंद्र बनाया है। इंसेफ्लाइटिस, जिसने कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्रों में लाखों परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया, आज एक सुनियोजित रणनीति, स्वच्छता अभियान, टीकाकरण, समयबद्ध उपचार और जन भागीदारी के माध्यम से पूरी तरह नियंत्रित किया जा चुका है। हमारी डबल इंजन सरकार
जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है। समानता, समरसता और सम्मान के साथ हर नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा संकल्प है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि 6वीं गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का आयोजन 6 फरवरी से 8 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें 1000 से अधिक चिकित्सकों का दल सीमावर्ती ग्रामीण अंचलों में 3 लाख से अधिक मरीजों के उपचार हेतु अपना मूल्य योगदान देने जा रहा है। इस संयुक्त सेवा प्रयास में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन और श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के साथ साथ विद्या भारती, सेवा भारती, सीमा जागरण मंच, एकल अभियान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरोग्य भारती, विश्व हिंदू परिषद तथा सीमा सुरक्षा बल द्वारा सक्रिय सहभागिता की जा रही है। मैं इस पुण्य आयोजन से जुड़े सभी चिकित्सकों, स्वयंसेवकों एवं आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूँ। गुरु गोरखनाथ की प्रेरणा से हम सभी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करते रहें। इस सेवा अभियान के माध्यम से एक स्वस्थ, समर्थ जनजातीय समाज और एक सशक्त, समर्थ राष्ट्र के निर्माण के संकल्प को हम सब मिलकर के साकार करें। धन्यवाद। जय हिंद। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस वेब सीरीज की रिलीज पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने इस मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाया है। अंशु अवस्थी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की मंशा समाज को बांटने की है और इस तरह की वेब सीरीज के जरिए एक खास समाज को अपमानित किया जा रहा है। समाज कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ब्राह्मण समाज को लगातार निशाना बनाया गया है और आरोप लगाया कि अब तक 700 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है। अंशु अस्थाई ने कहा कि समाज में अपमानित करने वाली ऐसी फिल्मों को वेब सीरीज पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और इसे बनाने वालों को खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बयान के बाद वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज होने की संभावना है। आखिर इस सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एक समाज को अपमानित करने की कोशिश हो रही है? अब एक वेब सीरीज आ रही है और सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जितनी संस्थाएं हैं बीजेपी उन पर कब्जा करके अपने हिसाब से चलाना चाहती है। घूसखोर पंडित पर रोक लगनी चाहिए। इस तरीके की वेब सीरीज सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने वाली है, समाज में नफरत फैलाने वाली है और भाजपा और आरएसएस में कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित न किया जा रहा हो। वादा तो किया था कि विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन क्या आप इस तरीके की वेब सीरीज बनवाकर विश्व गुरु बनाएंगे? भाजपा और आरएसएस की जो ये मंशा है और इसी वजह से अकेले उत्तर प्रदेश में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई और भाजपा सरकार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जातिवादी मानसिकता से काम कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी। तो ये दिखाता है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों इस समाज में लोगों को बांटकर, नफरत फैलाकर शासन में बने रहना चाहते हैं। कभी दलित को पेशाब पिलाई जाती है तो सरकार अपराधियों का संरक्षण करती है, कभी एक दलित महिला को 2:30 बजे रात को जलाया जाता है, सरकार अपराधी को बचाती है। और आज इस तरीके की वेब सीरीज लाकर फिर से ब्राह्मण समाज को अपमानित करने की कोशिश है। इस वेब सीरीज पर रोक लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। यदि थोड़ा भी आपके लोग, ब्राह्मण समाज ने तो आपको खूब झोली भर के वोट दिया है, यदि थोड़ा भी आप ब्राह्मण समाज के हितैषी हैं तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इसको रिलीज होने से रोकिए। संसद के भीतर
विपक्ष और सरकार के बीच टकराव और तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जानबूझकर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को बोलने से रोका। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ नेताओं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जेल गए और देश के लिए कुर्बानियां दी, उनके खिलाफ सदन और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई है। विपक्ष का दावा है कि एक व्यक्ति को माइक दिया गया, उसने खुले तौर पर गलतियां और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन सरकार और सत्ता पक्ष पूरी तरह चुप्पी साधे रहे। विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी के किसी ने इस भाषा और व्यवहार की कभी निंदा की। इन्हीं हालतों को देखते हुए सभी विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से यह फैसला लिया है कि अगर उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा तो वे वक्त आउट और विरोध प्रदर्शन करेंगे। और विपक्ष ने यह भी साफ किया कि अपने नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान की वह कड़ी निंदा करता है और इस मुद्दे को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। आज प्रधानमंत्री का उत्तर था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अभिभाषण को। हमें सुनना चाहते थे, लेकिन 4 दिन से हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा में हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है और हम देश के हित में चंद बातें लोकसभा में और राज्यसभा में रखना चाहते हैं। एक तो डेमोक्रेसी के हित में, दूसरा कि लोकतंत्र को बचाकर आम जनता को एक रिलीफ दिलाने के लिए हमारी बात भी रखना चाहते हैं। और जो इन्होंने इनका जो काला करतूत है, अमेरिका के साथ समझौता कर लेके किसानों का हित इन्होंने बलिदान दिया और जो ट्रंप कहते हैं वही बात इन्होंने मानी और अपने घुटने टेक दिए। और उसी के साथ वही हम पूछना चाहते थे और जो ट्रंप ने कहा उसकी बात हो और सामाजिक न्याय की बात हो और देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, ये सारी चीजों को हम एक के बाद एक रखने के लिए सभी मेंबर्स हमारे तैयार हुए थे और हम सब अपोजिशन पार्टी के लोग एकजुट होकर हमने ये निर्णय लिया था, अगर वो अपोजिशन लीडर को बोलने देंगे तो हम लोग जरूर उसमें हिस्सा लेके सभी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस और बीजेपी एनडीए की सोच के फर्क को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी एनडीए का समस्याओं को देखने और समाधान निकालने का तरीका कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि एनडीए को देश के 140 करोड़ नागरिकों की क्षमता और सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नागरिकों को ही समस्या मानती रही, जबकि उनकी सरकार जनता को समाधान का हिस्सा मानती है। पीएम मोदी ने इस दौरान नेहरू और इंदिरा गांधी के विचारों का जिक्र करते हुए एक पुराना किस्सा भी साझा किया और उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने एक भाषण में बताया था कि जब नेहरू जी से पूछा गया कि देश के सामने कितनी समस्या है तो उनका जवाब था 35 करोड़ समस्या, यानी
उस समय देश की आबादी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बाद में जब आबादी बढ़कर 57 करोड़ हुई तो समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बताई गई। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अपने ही नागरिकों को समस्या मान सकता है, और यही कांग्रेस और बीजेपी एनडीए की सोच में सबसे बड़ा अंतर है। भाजपा हो, एनडीए हो, हमारा अप्रोच, चीजों की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण, समस्या के समाधान के लिए हमारी सोच और कांग्रेस के बीच में आसमान जमीन का अंतर है, बहुत फर्क है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारी सोच यह है कि 140 करोड़ देशवासी ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि वे चुनौतियों को समाधान दे सकते हैं। ये हमारी सोच है। हमारा भरोसा है देशवासियों पर, उनके सामर्थ्य पर हमारा भरोसा है, और यही लोकतंत्र की भी सच्ची ताकत होती है। लेकिन कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। अब मैं इनका इतना बोल करके छोड़ दूंगा तो आज पता नहीं रात को उनको नींद नहीं आएगी और गालियां कल कैसी दे उसका प्लानिंग चलेगा। लेकिन मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं किस प्रकार से लोग सोचते थे देशवासियों के लिए। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी, और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में, ये फर्क है उनके अप्रोच और हमारे अप्रोच में। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबर देखते रहिए होम बिल टीवी भारत।